वेलकम टू मेहता पीजी कॉलेज। तो हमारी माइक्रोवेव की क्लास चल रही है, ठीक है। माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी की सीरीज़ है, बेसिकली तो स्पेक्ट्रोस्कोपी की सीरीज़ है। उसके अंदर हम माइक्रोवेव यूनिट लेकर आए हैं। माइक्रोवेव के अंदर भी आज हम टॉपिक देखने वाले हैं, हम इफेक्ट ऑफ आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब देखो आइसोटोपिक इफेक्ट को समझने के लिए हमें जो चाहिए ना, वो चाहिए केवल और केवल रिजिड रोटेटर। हमें जो कॉन्सेप्ट देखना है आइसोटोपिक का, वो केवल और केवल जो है वो हमारे रिजिड रोटेटर के बिहाफ पे ही देखना है, ठीक है। अब अगर रिजिड रोटेटर हमारे पास है, हमें रिजिड रोटेटर के बारे में जानकारी पता है, तो रिजिड रोटेटर का लिए एप्सिलॉन जे है BJ+1, ये वैल्यू हम जानते हैं, ठीक है। अब देखो हमें ना स्पेक्ट्रल लाइंस की निकालनी है कि कितना डिक्रीज आएगा, कैसे होगा अगर हम उसको आइसोटोप से रिप्लेस कर दें। हमने ये बोला है आइसोटोपिक स्पीशी क्या होती है कि सेम क्या बोलता है हमारा आइसोटोप का, कि जो हमारा मास होता है वो डिफरेंट होता है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम होता है। तो ऐसे केस के अंदर अब हमें ये हमें ये देखना है कि जहाँ हमारा एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास डिफरेंट है, ऐसे केस के अंदर अगर तुम सब्स्टिट्यूट कर रहे हो किसी भी मॉलिक्यूल को, तो उसके ऊपर उसकी स्पेक्ट्रल लाइंस के ऊपर क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि आइसोटोप क्या होते हैं हमारे, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, डिफरेंट मास नंबर। अब देखो ऐसा नहीं है कि तुम आइसोटोप स्पीशी लेकर आओ और आइसोटोप स्पीशी जब तुम लेकर आ रहे हो तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होगी। उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं आएगा। सिर्फ चेंज क्या आएगा, चेंज इतना सा आएगा कि जो उसका मास है ना वो चेंज होएगा। तो हमें ऐसा मॉलिक्यूल लेना है जिसके पास मास नंबर डिफरेंट हो, एटॉमिक नंबर उसका सेम रहना चाहिए और उसकी किसी भी तरीके की किसी प्रॉपर्टीज़ पे इफेक्ट नहीं दिखेगा। वो ओरिजिनल जो तुम लोगे उसी की तरह वो ओरिजिनल सब्सटेंस तुम्हें प्रोवाइड करेगा। डिफरेंस कहाँ है, बस जो मेन डिफरेंस है वो है उसके मास नंबर पे। अब हमें बस इस इफेक्ट को देखना है कि जब हम अगर मास को चेंज कर रहे हो तो मास को चेंज करने के ऊपर आगे क्या इफेक्ट हमारा होने वाला है, उस चीज़ के लिए ऊपर हमें डिटेल्ड स्टडी करनी है। और उसी डिटेल्ड स्टडी के लिए हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे हमारा BJ+1। अब तुम बोलोगे मैम मास और इसका क्या डायरेक्ट रिलेशन है, नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में कैसे रिलेट कर सकते हैं वो हम देखेंगे। कहीं ना कहीं डायरेक्टली रिलेट भी करेगा ये, ठीक है। अब देखो कैसे करेगा। सबसे पहले तो हम ले लेते हैं कंसीडर ए molecule with isotopic species which is identical to that of original molecule, to that of original molecule with no change in केमिकल प्रॉपर्टीज़। किसी भी तरीके का कोई चेंज जो है वो हमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर नहीं मिलना, ठीक है। बात करते हैं अब अपन कि क्या होगा
ठीक है, क्या इसकी रेडियस के अंदर कोई चेंज आएगा या फिर इसके मास के अंदर? तो देखो मास तो अलग है ही, तो क्या मास और रेडियस का कोई रिलेशन है? अब तुम सोचोगे कि अगर तुम मास इंक्रीज कर रहे हो तो उसकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के अंदर कोई चेंज आएगा या नहीं आएगा? तो देखो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस में किसी तरीके का चेंज नहीं आएगा। हाँ, नॉन रिजिड में जब हम बात कर रहे थे तब हमने बोला था कि इसकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस चेंज हो रही थी क्योंकि बॉन्ड लेंथ स्ट्रेच कर रही थी वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे किसी भी तरीके का, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयर इज नो एप्रिशिएबल चेंज। एप्रिशिएबल का मतलब है कि एक इतना चेंज कि हम इतना हल्का बहुत चेंज आएगा कि जो हमारे लिए कंसिडरेबल नहीं, हम उसको कंसिडर नहीं कर सकते। अगर हाँ बहुत ज़्यादा चेंज आता तो डेफिनेटली हम उसको कंसिडर करते और कहीं ना कहीं इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस भी चेक करते, लेकिन यहाँ पे किसी तरीके का कोई एप्रिशिएबल चेंज नहीं आता है। देयर इज नो एप्रिशिएबल चेंज इन इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक है, अब चेंज कहाँ आएगा? तो चेंज और केवल जहाँ आकर हो रहा है वो है उसका मास, केवल और केवल उसके मास के अंदर चेंज आ रहा है। अब मास अगर चेंज हो रहा है तो तुम्हें ये पता है कि I इज इक्वल्स टू mr² होता है, तो अगर m चेंज होगा तो डेफिनेटली I भी चेंज होएगा, होगा नहीं होगा? तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एज मास चेंजेस मोमेंट ऑफ इनर्शिया also changes। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी डेफिनेटली चेंज होगा। अब हम आगे देखते हैं, कुछ चीज़ें हैं। I इज इक्वल्स टू mr²। हमें ये पता है कि मास चेंज हो रहा है हमारा, और जो हमारे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है इसमें किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, अब हमें ये देखना है, मुझे ये बताओ मैं इसकी फॉर्मूला क्या लिखती हूँ, Bj+1 यही लिखोगे। अब देखो क्या लिखोगे तुम इसको, Ej इज इक्वल्स टू बी की वैल्यू अगर देखोगे तो क्या होती है, h इज अपॉन में 8π² IC J+1 यही वैल्यू होती है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ I का रिलेशन, हाँ सॉरी यहाँ पे हम है ना, ये तो सीधे मैंने एक के लिए लिया है, अगर मेरे पास मॉलिक्यूल है तो क्या लिखोगे उसके लिए, μr², यही लिखते हैं ना हम। और म्यू क्या होता है हमारा, रिड्यूस्ड मास। अब ये इंक्रीज होगा तो आई इंक्रीज होगा, है ना? तो हमने तो यही बोला कि अगर हमारा मास इंक्रीज हो रहा है तो मेरा आई इंक्रीज होगा। तो देखो सबसे पहले म्यू इंक्रीजेस सो आई इंक्रीजेस। आई इंक्रीज हो रहा है तो ये क्या होगा, इसके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा? अगर आई के अंदर चेंज आएगा तो डेफिनेटली बी के अंदर भी चेंज आएगा। मेरा आई और बी क्या है, इन्वर्स रिलेशनशिप के अंदर आ रहे हैं ना। देखो अगर आई को इधर लेके जाओगे तो ये कहीं ना कहीं हमारा इन्वर्स रिलेशनशिप आता है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या लिखते हो तुम, a π² IC इज इक्वल्स टू बी, यही लिखते हो। तो बी और आई क्या है, इन्वर्सली रिलेशनशिप है। इसका मतलब अगर आई इंक्रीज होगा तो बी डिक्रीज होएगा, और जब बी डिक्रीज हो रहा है तो ये वाली चीज़ बी क्या होगी, डिक्रीज होएगी। और बी के इससे डिक्रीज होने पे क्या इफेक्ट पड़ेगा कि जो हमारी स्पेक्ट्रल लाइंस है वो क्या हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी। तो आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन हमें यही कहता है कि अगर हम किसी भी मॉलिक्यूल को उसका मास नंबर चेंज कर देते हैं तो उसकी जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती है, जो उसकी ओरिजिनल आनी चाहिए थी, जो उसके दूसरे आइसोटोप के लिए हो गया, अगर मास इंक्रीज कर रहे हो तो वो नीचे हो जाएंगी। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें तो हम एक रिलेशन इससे एक जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, देखो इसके ऊपर ना कई बार न्यूमेरिकल भी बहुत पूछा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि क्या चीज़ होएगी, बी इंक्रीज करेगा, डी डिक्रीज करेगा। तो सीधे तो हम ये लिख सकते हैं कि बी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आई एंड विच इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू, क्योंकि अभी हमने देखा कि आई जो था वो म्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा था, और मैंने यही कहा कि आई और जो म्यू है वो मेरे डायरेक्टली प्रोपोर्शनलशिप के अंदर आ रही हैं। क्यों आ रही है, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये वाला फॉर्मूला रिजिड रोटेटर के अंदर हमने निकाला हुआ है,
और इसी जब रिजिड रोटेटर से निकाला था बाद में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के थ्रू फिर हमने ये वाला फॉर्मूला जनरेट किया था। तो अब मुझे सारी चीज़ें पता लग गई, साथ में हमें ये भी पता है कि बी और आई इन्वर्सली रिलेशनशिप में, तो हम ये चीज़ कह सकते हैं ना कि बी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आई और विच इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू। तो कहने का मतलब ये है कि अगर म्यू इंक्रीज कर रहे हो तुम, अगर तुम म्यू इंक्रीज कर रहे हो तो आई इंक्रीज होगा, आई इंक्रीज होगा तो बी डिक्रीज होएगा। आगे बात समझ में? यही कॉन्सेप्ट अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि उसके अंदर कैसे अप्लाई करोगे तुम। ठीक है, देखो ज़्यादा नहीं घूमना कि भाई इसका मास नंबर इतना है। हाँ, हमें ये पता है कि बी के अंदर डेफिनेटली कोई ना कोई चेंज आएगा हमारा। तो बी चेंज होगा तो जब स्पेक्ट्रल लाइंस ड्रॉ करोगे तो वो लोअर एनर्जी लेवल में ड्रॉ करोगे एज कंपेयर टू उसके दूसरे वाले आइसोटोप स्पीशी के। ठीक है, तो देखो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। कंसीडर एग्जाम्पल ऑफ CO। ठीक है, अगर अब CO का एक एग्जाम्पल लेते हैं, CO के दो आइसोटोपिक स्पीशी हमें लेना है। CO के जो दो आइसोटोपिक स्पीशी लिए कौन कौन से लिए? एक तो 12 CO लिया हमने, एक लिया हमने 13 CO। ठीक है, कार्बन का 12 लिया है और कार्बन का ही 13 हमने आइसोटोप लिया है। कार्बन 2 के अंदर हमें पाया जाता है 12 एंड 13 के अंदर 6 है। एटॉमिक नंबर सेम है इसका, 6 हो गया। ऑक्सीजन वाले को हमने किसी तरीके का कोई चेंज नहीं करा है, केवल और केवल किसको चेंज किया है? हमने कार्बन को चेंज किया। अब देखो, अगर हम यहाँ पे कार्बन की वैल्यू को चेंज करेंगे तो जो आई की वैल्यू आएगी वो म्यू आर स्क्वायर होता है। मैंने सपोज किया इस वाले आई को म्यू आर स्क्वायर के बराबर रखा, तो इस वाले आई को मैंने सपोज करा है इसका जो मेरा म्यू बनेगा वो डैश के अकॉर्डिंग बनेगा। म्यू पता है हमें, रिड्यूस मास है, m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2 हमें रखना है। हमारे पास ये है और ये है, तो हम दोनों का रख सकते हैं। इसके भी आप एक न्यूमेरिकल भी कर लेंगे और उसको भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब देखो आगे क्या करोगे? आई की वे हो गई, अब क्या बचा हमारे पास? कोई और वैल्यू है हमारे पास? बी। तो भाई बी क्या होता है हमारे पास? बी लिख लो, h अपॉन में 8 पाई स्क्वायर आई और ये सी। ठीक है, बी हो गया। तो एप्सिलॉन जे की वैल्यू कितनी आएगी? बी जे प्लस 1। अब यहाँ लिख लो, बी डैश आ गया, h अपॉन में 8 पाई स्क्वायर आई सी आ गया। ठीक है, तो आई डैश था ना यहाँ पे, तो बी डैश बन गया। तो एप्सिलॉन जे डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी? बी डैश जे प्लस 1। अब हमें ये पता है कि अगर हम आई को इंक्रीज कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि मास नंबर इंक्रीज हो गया, मास नंबर इंक्रीज हो गया तो आई इंक्रीज तो बी डिक्रीज, और बी डिक्रीज तो फाइनली जो हमारी स्पेक्ट्रल लाइन है उसमें भी क्या आ जाएगा? डिक्रीमेंट आ जाएगा। ठीक है, अब देखो डिफरेंट केसेस अब इसके लिए लेते हैं, मतलब जे की वैल्यूज डिफरेंट यहाँ पे लेंगे हम। लिया केस 1, जे की वैल्यू रखी हमने 0। जैसे ही हमने जे की वैल्यू 0 रखी तो एप्सिलॉन जे की वैल्यू कितनी आएगी? 0। ठीक है, और यहाँ पे एक मिनट, मैं डायरेक्ट यहीं पे लिख रही हूँ है ना, केस 1। इसका मतलब ये दोनों के लिए कंबाइंड ही चल रहे हैं। ठीक है, ईजे 0 है तो यहाँ पे भी ईजे डैश की वैल्यू 0 हो जाएगी, यही तो चीज़ होगी हमारी। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें केस 2, j इज इक्वल्स टू 1। अब j इज इक्वल्स टू 1 के लिए क्या होगा? ईजे की वैल्यू कितनी आएगी? ईजे की जो वैल्यू आएगी, अब वो देखो यहाँ पे तुम्हें पुट करनी है, कितनी पुट करोगे? 1 पुट करो, 1 पुट करो, कितनी आएगी? 2b आ जाएगी। ऑल इज इन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 2b डैश सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, अब बात करें हम केस 3 की। केस 3 के लिए देखो क्या होगा? ईजे की वैल्यू निकालो, कितना आ जाएगा हमारे पास? ईजे की वैल्यू 2 रखनी है, 2 + 1 3, 3 × 2 6। ठीक है, कितना आ जाएगा?
6b सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, अब इसी तरीके से EJ की वैल्यू यहाँ पे भी रखोगे, कितनी आएगी 6b डैश सेंटीमीटर इनवर्स, क्योंकि यहाँ पे जितना भी b चल रहा है वो डैश के अंदर चल रहा है। केस 4 बात करो, केस 4 की बात करें, j इक्वल्स टू 3 रख लो यहाँ पे, 3 + 1 4, 4 × 3 कितना आ जाएगा हमारे पास, j इक्वल्स टू 3 ना, हाँ 12b सेंटीमीटर इनवर्स, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 12b डैश सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये इस तरीके से हम यहाँ पे हमारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इतना हमने कैलकुलेट कर लिया, तो अब हम क्या ड्रॉ करेंगे, इसकी स्पेक्ट्रल लाइंस को ड्रॉ करेंगे। अब तुम्हें ये दिख रहा होगा कि मैम ये जो वैल्यूज़ आई है ये हमारी सारी EJ डैश के लिए, EJ डैश देखो वैल्यूज़ तुम्हें सेम दिख रही होगी 2 2 2, लेकिन B डैश जो तुम्हारा रोटेशनल कांस्टेंट है ना उसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, और उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा तो जब तुम b से इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे 2 का, तो कहीं ना कहीं ये वैल्यू जो है वो इसके कंपैरिजन में कम आएगी। ठीक है, ये डायरेक्ट इफेक्ट हमने देखा है। अब इफेक्ट कहाँ से देखा, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो मास नंबर है वो क्या है, हमारा इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे जो है हमारी इसकी वैल्यू इंक्रीज कर रही है। ठीक है, तो अब जब हम इसकी स्पेक्ट्रल लाइन सब ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो एक तरफ कार्बन 12 के लिए ड्रॉ करेंगे और एक तरफ हम कार्बन 13 के लिए ड्रॉ करेंगे, है ना। तो देखो let's draw it। अब देखो 0 देन 2b देन 6b है, तो कहीं ना कहीं डिफरेंस आएगा, देन 12b में भी ज़्यादा डिफरेंस आएगा, और उसके बाद हमारा 20b में भी डिफरेंस आएगा। केस 5 भी मैंने ले लिया, ठीक है, मतलब j इक्वल्स टू 4 का केस यहाँ पे। अब अगर मैं नेक्स्ट यहाँ पे ड्रॉ करूँगी तो देखो j 0 के लिए तो सेम ही लेवल है मेरा, क्यों, क्योंकि j तो 0 जब रखोगे तो चाहे से वो हमारा 12 के लिए हो या 13 के लिए हो, दोनों के लिए वैल्यू जो आ रही थी वो 0 ही आ रही थी। चेंज कहाँ करोगे, इसको इतने लेवल पे ले जाओगे बस, क्योंकि ये जो है वो डिक्रीज होगी, जब ये डिक्रीज होगी तो ऊपर वाली, लेकिन इनके बीच का ये जो गैप है ये मेंटेन रहेगा। वो क्यों रहेगा, क्योंकि डिफरेंस कहीं ना कहीं तो है भाई, 2b से 6b का डिफरेंस है ना, तो वो डिफरेंस मेंटेन रखोगे। ठीक है, बाकी इससे लोअर एनर्जी में ड्रॉ करते जाओ। ये लो, दिस इज वॉट सिमिलर टू दैट जो कि हमने नॉन रिजिड के अंदर ड्रॉ करा था, बस उसी की तरह है ना। बस यहाँ पे क्या लिखेंगे फर्दर, देखो ये जो है ये मेरा सेम आएगा, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से बस। ठीक है, वैल्यूज़ की बात करें तो डेफिनेटली है कि ये जो है वो j इक्वल्स टू 0 के लिए है। ये चलो ऐसे ऐसे ना लिखने की जगह हम ऐसे और लिख देते हैं इसको मैं लिख देती हूँ 0 सेंटीमीटर इनवर्स, 2b सेंटीमीटर इनवर्स, 6b सेंटीमीटर इनवर्स, 12b सेंटीमीटर इनवर्स, 20b सेंटीमीटर इनवर्स। और जो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी हमारी, 0 सेंटीमीटर इनवर्स तो सेम है, 2b डैश सेंटीमीटर इनवर्स, 6b डैश सेंटीमीटर इनवर्स, 12b डैश सेंटीमीटर, या फिर हम इसको, हाँ एक और बात, डैश को हम प्राइम भी यूज बोलते हैं। ठीक है, तो अगर कहीं पे मैं प्राइम बोल रही हूँ तो ऐसे घबराना मत कि ये क्या बोला है, b जैसे जो भी वैल्यू ऊपर लिखोगे इस चीज़ को हम प्राइम से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो b प्राइम भी हम इसको बोल सकते हैं, 12b और ये हो जाएगा 20b प्राइम। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारा स्पेक्ट्रल लाइंस का जो डेटा है वो ड्रॉ होता है। तो अगर अब यहाँ पे बस केस क्या लिखना है, j इक्वल्स टू 0 था, j इक्वल्स टू 1 है, j इक्वल्स टू 2, j इक्वल्स टू 3 और j इक्वल्स टू 4।
ये जो है ये है मेरा कार्बन 12 के लिए, ये जो है ये है मेरा कार्बन 13 के लिए। ठीक है, अब 13 का तुम्हें दिख रहा होगा कि मैंने लोअर एनर्जी में बनाया है। लोअर एनर्जी क्यों बनाया? क्योंकि एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है कि B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू। बस एक यही कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, बाकी हमारा पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। अब क्वेश्चन कैसे पूछता है तो देखो, न्यूमेरिकली क्वेश्चन भी आते हैं कि I की वैल्यू दे दी होगी तो B कैलकुलेट करवा लेगा, B का रेशियो कैलकुलेट करवा लेगा कि है, तो भाई हमें ये पता है कि B1 अपॉन में B2 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? I2 अपॉन में I1 के। यही तो फॉर्मूला डालोगे, और साथ ही साथ अब जैसे तुम्हें I की वैल्यू नहीं पता, लेकिन I के साथ साथ तुम्हें ये तो पता है ना, इसी को मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, चलो, है ना, इज इक्वल्स टू μ2 अपॉन में μ1। तो तुम्हें मास तो हर का ही पता होता है, मास में तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, मास तो हमें पता है। तो जब मास हमें पता है तो हम डेफिनेटली आई निकाल सकते हैं, आई निकाल लोगे तो बी निकल जाएगा। तो इस तरीके से रिलेशन बना के भी हम चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ है ना, ये न्यूमेरिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। जब फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्वेश्चंस आएंगे तो इसी से ही हमारे उठते हैं क्वेश्चन। जो मेजर माइक्रोवेव के क्वेश्चंस है वो केवल इसी फॉर्मूले के ऊपर डेवलप्ड है। और ये जो फॉर्मूला आया है, अब हमें समझ आ चुका है कि कहाँ से आया, कैसे आया, किस रिलेशनशिप के बिहाफ पे आया। तो देखो आई जो था, आई जो है वो हमें जब पता है कि आई इज इक्वल्स टू म्यू आर स्क्वायर होता है। हाँ, तो हमारा यही हमने बोला है कि आर में कोई चेंज नहीं आ रहा, इसी वजह से आई को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू बता रहे हैं। अगर आर में कहीं ना कहीं चेंज आया है तो आई के ऊपर और भी चेंज पड़ेगा हमारा। लेकिन हम यही कह रहे हैं कि जो मैंने पहली लाइन लिखी थी इसकी थ्योरी वाले पार्ट में, मैंने यही कहा था कि देयर इज़ नो एप्रिशिएबल चेंज इन इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कि मेरा एटम ये है, एटम बी है, अगर इसके बीच की डिस्टेंस यही है ना, तो ये लगभग इतनी ही रहनी है। आएगा असर तो 0.1 के आसपास आएगा, तो ये हमारे लिए नेग्लिजिबल जैसी चीज़ है, इतना कोई हमें कंसिडर नहीं करना पड़ेगा कि हम इस वैल्यू को कंसिडर करें। तो जब कंसिडर नहीं करना, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस पे इतना नहीं जाना। जाना किस पे है? रिड्यूस्ड मास के ऊपर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर और बी के ऊपर, जो बेसिकली क्वेश्चन उठता है। ठीक है, न्यूमेरिकल पोर्शन की बात कर रही हूँ, जो न्यूमेरिकली पोर्शन उठेगा वो वहीं से उठेगा। रही बात थ्योरी पोर्शन की कि भाई पूछ ले आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, तो उसके लिए मैंने ये पूरा का पूरा बता दिया। यही हमारा आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन होता है। अब इसको तुम थ्योरी के बिहाफ पे जो है वो थोड़ा सा और बताकर आ सकते हो या अपने बिहाफ पे एनहेंस कर देते हो। मेजर जो चीज़ है वो यही थी। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ठीक है, अब देखो, अब इसी के बिहाफ पे ना मैं एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लेते हैं। अभी तुम बोलोगे Gilliam et al. Found that first rotational absorption of 12 carbon 16 to be at 3.842 centimeter inverse, while that of 13CO16 was 3.673 centimeter inverse. Determine the mass of isotopic species. Determine the mass of isotopy species. ठीक है, आइसोटोपी स्पीशी का जो है वो हमें मास कैलकुलेट करना है। अब देखो इधर, हमें ये पता है, सबसे पहले क्वेश्चन को ढंग से रीड आउट करो। उसने क्या बोला है कि फर्स्ट रोटेशनल एब्जॉर्प्शन दे रखा है हमें किसका, कार्बन 12 का दे रखा है जो कि इतना है, एंड कार्बन 13 का इतना दे रखा है, 3.67
3 है ये, ठीक है। डिटरमाइन द मास ऑफ आइसोटोपिक स्पीशी। अब हमें जो आइसोटोप स्पीशी आई है ना मेरी 13 वाली, उसका मुझे मास निकालना है, मुझे नहीं पता, ठीक है। एक्चुअल जो उसका मास है वो मुझे निकालना है, ठीक है। अब मुझे नहीं तो केवल इतना पता है कि हाँ इसका कितना है 12 है, 16 इसका गिवन ही है। इसका सपोज इसका मुझे कुछ नहीं पता, यहाँ से मैं इरेज ही कर देती हूँ वरना बाद में तुम बोलोगे, है ना। यहाँ से मैंने इसको इरेज कर दिया। ये कार्बन डैश है, इसका डैश है, इसका मुझे आइसोटोपिक स्पीशी का जो है वो अपना मास कैलकुलेट करना है। अब देखो फर्स्ट रोटेशनल एब्जॉर्प्शन का मतलब ये होता है कि देखो सबसे पहले तो हमें पता है कि B1, या इसको ऐसे लिख लेते हैं, B डैश इज इक्वल्स टू I डैश अपॉन में I इज इक्वल्स टू म्यू डैश अपॉन में म्यू। ये हमें ये फॉर्मूला पता है, बस मुझे तो यही आता है, इससे ज़्यादा मुझे और कुछ जानना भी नहीं। इसका मतलब कि अगर म्यू है तो I है तो B है, ठीक है। अब अगर हमें क्या निकालना है, हमें तो म्यू की वैल्यू निकालनी है भाई, हमें तो म्यू तो पता ही नहीं है, हमें तो B, अब क्या B पता है हमें, वही देखना है। फर्स्ट रोटेशनल एब्जॉर्प्शन का मतलब ये है कि अगर हमारा J1 है तो J1 में कितना आता है हमारा 2B सेंटीमीटर इनवर्स आता है। अभी हमने कैलकुलेट करा है अगर J, तो फर्स्ट रोटेशनल एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, J इज इक्वल्स टू 1। J इज इक्वल्स टू 1 के ऊपर जो एनर्जी लेवल डिफरेंस आता है वो 2B के इक्वल आता है, जिसकी वैल्यू हमें कितनी गिवन है फॉर कार्बन 12, फॉर 12CO16। इसके लिए कितनी गिवन है हमें 2B की वैल्यू 3.842 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। साथ ही साथ 13CO16 के लिए कितनी पती है हमारे 2B इज इक्वल्स टू 2B डैश लिख लेते हैं इसको, ठीक है। कितनी है 3.673 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें B और B डैश की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, तो रख लो B और B डैश कितना आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो 3.842 अपॉन में 3.673 के अप्रॉक्स आएगा, ठीक है। क्या आएगा ये 3.842 अपॉन में 3.673 विच इज इक्वल्स टू 1.04। ये मैंने कैलकुलेटर से अभी तो वैल्यू लिख दिया, तुम लोग कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। 1.04 के अराउंड आता है, ठीक है। अब जब ये वैल्यू आ गई हमारे पास, तो इसकी वैल्यू आ गई। अब मुझे ये पता है ये किसके इक्वल है, मेरा रिड्यूस्ड मास के इक्वल है, लिख दो, ठीक है। देखो 1.04 किसके इक्वल आ गया मेरा, म्यू डैश अपॉन में म्यू के। म्यू डैश की वैल्यू लिखो m1 m2 में m1 प्लस m2, ठीक है। m2 क्या है हमारा, वो ऑक्सीजन, ठीक है। म्यू की वैल्यू लिखो, अब म्यू क्या था मेरा m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2, तो यहाँ पे हम m1 को डैश से रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि हमें क्या निकालना है, डैश की ही वैल्यू निकालनी है। हमें एक म्यू की वैल्यू तो पता ही है यहाँ पे। अब जब तुम यहाँ पे पुट करोगे तो कैसे पुट करोगे, म्यू डैश की वैल्यू कितनी है m1 डैश m2 अपॉन में क्या आ जाएगा m1 डैश प्लस m2, m1 डैश प्लस m2 मल्टीप्लाई करोगे तो m1 प्लस m2 अपॉन में m1 इंटू m2, यही चीज़ आएगी हमारे पास, है ना। अब बस वैल्यूज पुट करो। m1 डैश की वैल्यू हमें नहीं पता है लेकिन इसकी वैल्यू हमें पता है 16 होती है, m1 डैश की वैल्यू नहीं पता, प्लस 16 कर दो, इंटू यहाँ पे करोगे m1 कितना है 12 प्लस 16, यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 इंटू 16, ठीक है। सॉल्व कर लो अब इसको, ठीक है। अब जैसे ही तुम इसको सॉल्व करोगे कितना वैल्यू आएगा तुम्हारे पास m1 डैश 16, m1 डैश प्लस 16 इज इक्वल्स टू 16, ये आएगा 28 और ये चलो 12 इंटू 16 कर लो, ठीक है। फाइनली देखो इस इक्वेशन को जब तुम सॉल्व करोगे तो ये आती है तुम्हारी पास 1.04 अपॉन में 7 m1 डैश 3 m1 डैश प्लस 16, कुछ इस तरीके से ये बनेगा। देन फर्दर तुम इसको क्या करोगे, सॉल्व कर लो।
तो जो सॉल्व करने पे मैं लास्टली तुम्हें बता देती हूँ कि जो तुम्हारी वैल्यू आएगी, ठीक है, अब इस इक्वेशन को तुम लोग आई होप सॉल्व कर ही सकते हो, और नहीं कर सकते तो ये लो 7m1 डैश 3m1 डैश प्लस का 16 3 48, ठीक है, 1.04 3m1 डैश प्लस 48 इज इक्वल्स टू 7m1 डैश। इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, ये लगभग आता है हमारे पास 3.12 m1 डैश प्लस 49.92 इज इक्वल्स टू 7m1 डैश। सब कुछ तो दे दिया, 49.92 इज इक्वल्स टू 7m1 डैश माइनस का 3.12 m1 डैश। 49.92 is equals to 3.88 m1 dash, m1 dash is equals to 49.92 अपॉन में 3.88, जो कि आता है लगभग अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आता है 12.86 के। तो ये आ गया हमारा मास। इसीलिए हम जो कार्बन 13 लेते हैं वो इसी के बिहाफ पे लेते हैं 12.86 विच इज़ नियरली इक्वल टू 13। इसीलिए हमने वहाँ पे जो वैल्यू ली है वो कार्बन 13 की वैल्यू ली है। तो इस तरीके से हम हमारी चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। पूरा जो आता है तो वो हमारा थोड़ा मैथमेटिकल पोर्शन बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि डरना है हमें, ठीक है, सॉल्व करना है। अभी मैंने यहाँ बहुत जल्दबाजी के अंदर चीज़ें सॉल्व करी है, मुझे मालूम है, लेकिन अगर तुम खुद से करोगे तो ये ज़्यादा टिपिकल नहीं था। इतनी मैथ्स आती होगी आई होप, है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ बता दी हो, ऐसा कुछ ही नहीं है। सीधी सी चीज़ सबसे पहले क्या है, सबसे पहले जो है ना हमें क्वेश्चन पता होना चाहिए। क्वेश्चन क्या था कि फर्स्ट रोटेशनल एब्जॉर्प्शन गिवन है। अब अगर तुम नहीं भी बात करोगे तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है तो दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब आएगी, जब एक की फर्स्ट दे रखी हो एक की सेकंड दे रखी हो, तब फिर हमें वहाँ पे निकालनी पड़ेगी ना वैल्यू, तो कहीं ना कहीं उसका चीज़ का इशू आएगा। अभी दोनों के लिए फर्स्ट दे रखी है तो कोई किसी तरीके का इशू नहीं है, इसीलिए ये चीज़ आसानी से निकल गई। और मैंने अभी बात करी, सिर्फ एक ये फॉर्मूला मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला आता है तो हम सब निकाल लेंगे, है ना। उसके बाद ये निकल गई पूरी की पूरी। इक्वेशन निकालो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा इफेक्ट ऑफ आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन। आई होप चीज़ें समझ आ रही होंगी स्पेक्ट्रोस्कोपी की क्लास के अंदर। और देखो जितने भी लेक्चर्स अभी तक हुए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आने के लिए, तो उनको बार बार पढ़ो, रिवाइज करो, पेपर जल्दी ही आ जाएंगे, तो इसलिए, ठीक है। सो थैंक यू।